Today you will learn that why, what is the coefficient of variation and why it is important. ठीक है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि इससे पहले एक लेक्चर में मैंने ये आपको बताया था कि वेरिएंस क्यों इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस की जरूरत क्यों है जब हम किसी डेटा के एनालिसिस करते हैं या डेटा की वेरिएबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, अब हमने जब ये कह दिया कि हम डेटा की वेरिएबिलिटी चेक कर रहे हैं और डेटा की वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए ये काफी है कि हमने दो डेटा सेट्स के वेरिएंस चेक कर लिए। जैसे हम दो डेटा सेट्स दे रहे हैं, लेट सपोज एक फर्म ए है और एक फर्म बी है। सही है, एक फर्म ए है और एक फर्म बी। अब इन दोनों जो हमारे पास फर्म्स हैं इनकी डेटा सेट हमें बताया हुआ है 5, 7, 8, 3 और 7। ठीक है, इसका टोटल आ रहा है 30। तो इसका एक्स बार जो है वो मेरे पास आ रहा है 6। और जब मैंने इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट किया तो मेरे पास स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहे 3.02। इसका स्टैंडर्ड डिवीजन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्व किया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से कैलकुलेट किया है। इसी तरह से फर्म बी का डेटा लिया मैंने, फर्म बी का डेटा लिया और उसका जो उसके जो डेटा सेट था वो था 3, 9, 4, 5 और 9। ठीक है, प्रीवियसली मैंने इस तरह की एक एग्जांपल करवाई थी लेकिन उसकी वैल्यूज मैंने थोड़ी सी डिफरेंट ली थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ कि जब दो डेटा सेट्स के मीन सेम है और उनके वेरिएंस डिफरेंट हैं, तो यानी कि मीन सेम थे, तो इसलिए हमने क्या किया कि दोनों डेटा सेट्स को कंपेयर करने के लिए उनका वेरिएंस, उनका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया। ठीक है, क्योंकि उनका मीन सेम था, एवरेज वैल्यू सेम थी, तो हम एवरेज वैल्यू को देखकर ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि दोनों डेटा सेट्स के अंदर वेरिएबिलिटी कितनी है, दोनों डेटा सेट स्टेबल हैं या नहीं। जैसे ये अगर फर्म ए और फर्म बी की अर्निंग है, तो हमने अगर ये देखना है कि अर्निंग किसकी अर्निंग में ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो हम कहेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन चूंकि फर्म ए का जो है वो फर्म बी से लेस है, तो हम कहेंगे कि फर्म ए की जो अर्निंग है वो ज्यादा स्टेबल है, यानी कि कंसिस्टेंट जो है वो अर्निंग्स है इसकी। ठीक है, तो लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या था कि हमारे पास मीन दोनों वैल्यूज, दोनों डेटा सेट्स का एवरेज जो था वो सेम था, यानी कि वेरिएंस चूंकि स्टैंडर्ड डिविएशन या वेरिएंस जो है वो चूंकि वो क्या होता है कि वो डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट फ्रॉम इट्स मीन होता है। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट फ्रॉम इट्स मीन है। अब दोनों का मीन चूंकि सेम है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हम दोनों डेटा सेट्स में हर पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो एक ही पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर कर लिया। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो जाएंगी, मीन अगर डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि वो पॉइंट जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं जब वो ही दोनों का डिफरेंट हो गया, तो फिर हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हम कैसे कह सकते हैं वेरिएंस देखकर या स्टैंडर्ड डेविएशन देखकर कि किस डेटा सेट के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, इस चीज को ग्राफ से भी देखा जा सकता है। जैसे अगर हम इसके ग्राफ देखें, आप देखें कि तीन फर्म्स के अगर ग्राफ मैंने लिए हुए हैं, तीन कर्व हैं यहाँ पर, एक कर्व ए है, एक कर्व बी है। ठीक है, ये कर्व ए है, कर्व बी है और कर्व सी है। तीन ये तरह के यहाँ पे कर्व दिए गए हैं। कर्व ए को आप देखें कि कर्व ए जो है वो कर्व बी के एज कम्पेयर टू कर्व बी जो है वो थोड़ा सा श्रिंक्ड है। ठीक है, इसी तरह से कर्व सी जो है वो कर्व बी से थोड़ा सा ज्यादा फैला हुआ है, ये इनके डिस्पर्शन इसमें ज्यादा है। तो ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि तीनों तीनों कर्व के मीन सेम है। ये जो आपके पास लाइन आ रही है ना, ये जो सेंटर में लाइन है ये मीन है। सही है, ये हमारे पास मीन है, तो हम कहेंगे कि मीन चूंकि इसका एक ही है, तीनों जो हमारे पास कर्व है इन तीनों का मीन, ये वाला जो लाइन है ये पूरी, ये क्या है, ये मीन है। ठीक है, तो तीनों कर्व का मीन चूंकि सेम है और मीन से हर पॉइंट का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं वेरिएंस में, तो मीन से इन पॉइंट्स का डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू कर्व बी। ठीक है, और फिर कर्व बी का कर्व सी के कंपैरिजन में डिस्टेंस कम है। ठीक है, कर्व बी ज्यादा फैला हुआ है कर्व ए से और कर्व सी और भी ज्यादा फैला हुआ है। तो लेकिन हम ये कंपैरिजन इसलिए कर सक रहे हैं क्योंकि मीन इनका सेम है, तीनों का वो पॉइंट जिससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं वो सेम है। इसलिए हमने कहा कि कर्व ए में वेरिएबिलिटी कम है, कर्व बी में वेरिएबिलिटी उससे थोड़ी ज्यादा है और कर्व सी में वेरिएबिलिटी सबसे ज्यादा है जब हम तीन कर्व्स को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा देती हूँ, मैं कहती हूँ कि कर्व ए का मीन यहाँ है, कर्व बी का मीन कहीं और है और कर्व सी का मीन कहीं और है, और तीनों का उन उस अपने अपने मीन से मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर रही हूँ, यानी कि वेरिएंस फाइंड आउट कर रही हूँ। तो फिर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, मैं कैसे ये बताऊंगी, मैं कंपैरिजन करने के लिए आपको एक जैसी प्रॉपर्टीज या एक जैसी किसी क्वालिटी का होना जरूरी होता है। ठीक है, यानी एक जैसे सर्कमस्टांसेस होते हैं तभी हम कंपैरिजन करते हैं।
तो जब हमारे पास मीन सेम होता है तब वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए वेरिएंस इज मोर देन एनफ, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास मीन जो है वो डिफरेंट है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम क्या करते हैं, फिर हमें जरूरत पड़ती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो फिर हमें बताता है कि किस डेटा सेट के अंदर वेरिएबिलिटी ज्यादा है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? इफ यू हैव टू फाइंड आउट द पॉपुलेशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, सो इट विल बी सिग्मा अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ये आपको परसेंटेज में वैल्यू देगा। सिग्मा अपॉन म्यू डिवाइडेड बाय 100 मींस स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन, यानी पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मीन ऑफ द पॉपुलेशन और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वांट टू फाइंड आउट द मीन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर सैंपल, ठीक है, तो तब भी यही फॉर्मूला होगा। क्या फॉर्मूला बनेगा? तब हमारे पास बनेगा कि हम कहेंगे कि सैंपल का हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सैंपल के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए सिर्फ सैंपल चेंज हो जाएंगे, फॉर्मूला यही है, एस डिवाइडेड बाय एक्स बार, क्योंकि हम एस रिप्रेजेंट करते हैं सैंपल के वेरिएंस को, सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन को, ठीक है। और एक्स बार जो होता है वो मीन ऑफ सैंपल होता है। तो फॉर्मूला सेम है दोनों के लिए, सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इनके सैंपल को चेंज करना है। अगर पॉपुलेशन डेटा है तो वो वाले सैंपल लगाने हैं, और सिर्फ सैंपल का डिफरेंस से, सैंपल के डिफरेंस से क्या हो जाएगा, जब हम ये कैलकुलेट करते हैं तो हम इसके फॉर्मूले डिवाइडेड बाय एन लिखते हैं, और जब ये कैलकुलेट करते हैं, इनके सैंपल का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो उसके, या स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं तो उसके फॉर्मूले में हम n-1 लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी है, ये कहते हैं कि सपोज दैट ईच डे लेबोरेटरी टेक्नीशियन ए कंप्लीट्स ऑन एवरेज 40 एनालिसिस विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5, ठीक है। टेक्नीशियन ए क्या काम कर रहा है? ठीक है, अच्छा, 40 एनालिसिस वो कंप्लीट करता है विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5, सही है। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5 है। इसी तरह से आप दूसरे के लिए देखें, दूसरे के लिए क्या कहते हैं कि टेक्नीशियन बी कंप्लीट्स ऑन एवरेज 160 एनालिसिस पर डे, उसका एवरेज ज्यादा है, 160 पर डे एनालिसिस वो कंप्लीट करता है विद स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 15, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन भी बहुत ज्यादा है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 5 है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है। अगर इन दोनों का मीन सेम होता तो वी हैव टू जस्ट कंपेयर द स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन कंपेयर करने से हमें पता चल जाएगा कि किस में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, कौन सा एम्प्लॉय ज्यादा वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। लेकिन इस टाइम हमारे पास मीन डिफरेंट है, यानी कि वो पॉइंट भी डिफरेंट है जिससे जिससे ये स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं दोनों का, तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हम कहेंगे कि टेक्नीशियन ए के लिए भी कर लेते हैं हम, ठीक है, और टेक्नीशियन बी के लिए भी लिख लेते हैं, दोनों के लिए हम लिख लेते हैं और दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। टेक्नीशियन बी के लिए इन्होंने हमें स्टैंडर्ड डिवीजन दिया हुआ है 40 का, सॉरी स्टैंडर्ड डिवीजन दिया है 5 का, और एक्स बार दिया है, म्यू दिया है, सॉरी म्यू है ये, यहाँ लिख, इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा हम, अच्छा इसका हम स्टैंडर्ड डिविएशन लिखते हैं और लिखते हैं कि इसका मीन हमारे पास क्या आ रहा है, सही है। इसका मीन हमारे हमें दिया है, दोनों टेक्नीशियन का लिखते हैं हम लिखते हैं कि टेक्नीशियन ए है और टेक्नीशियन बी है, ठीक है। टेक्नीशियन बी का जो मीन हमें दिया हुआ है वो है 40, और इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन हमें दिया है वो है 5, ठीक है। टेक्नीशियन बी, मीन ऑफ टेक्नीशियन बी इज 160 and x and sigma is 15, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन इज 15। वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करते हैं टेक्नीशियन ए के लिए, क्या फॉर्मूला है, सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या बनेगा हमारे पास, इसकी वैल्यू है 5, ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन 5, म्यू इज 40, यानी कि मीन इज 40 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 12.5, ठीक है। इससे हमारे पास वैल्यू आ गई 12.5% यानी इसकी जो वेरिएशन है वो 12.5% है।
और इसमें देखते हैं, इसके लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय म्यू, यानी कि 160, सॉरी 15 डिवाइडेड बाय 160, सही है, 15 डिवाइडेड बाय 160 है ये, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ रही है 9.4। ठीक है, 9.4%। अब आप देखें कि मीन चूंकि डिफरेंट था तो वेरिएंस जो है वो काफी नहीं था, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो काफी नहीं था इन दोनों की वेरिएबिलिटी देखने के लिए। इसलिए हमने क्या किया कि हमने फाइंड आउट किया कि इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करने से हमें ये पता चल गया कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसका ज्यादा है, टेक्नीशियन ए का ज्यादा है, और टेक्नीशियन बी का हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है। इसका मतलब ये है कि टेक्नीशियन बी जो है वो लेस वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, और आप मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है और अब फिर से कह रही हूँ कि आप हमेशा इसके जो है लिखा करें, कि अपनी इंटरप्रिटेशन दिया करें, अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करके लिखा करें। तो क्या लिखेंगे कि सो वी फाइंड दैट टेक्नीशियन बी हु हैज मोर एब्सोल्यूट वेरिएशन इन आउटपुट देन टेक्नीशियन ए, ठीक है, has less relative variation because the mean output of B is much greater than for A। ठीक है, इसका मीन भी बहुत ज्यादा बड़ा था, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ा था तो मीन की वैल्यू भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। लेकिन सिर्फ इतना इतना देखना जरूरी नहीं है कि मीन कितना है और वेरिएंस कितना है या स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है। ठीक है, आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना पड़ता है दो डेटा सेट्स के अंदर वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ एप्लीकेशंस करेंगे, इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।